क्रिया तक जो अलग अलग क्रियाएं हैं या क्रिया पहुंचे थे हम लोग, हो चुका था। ठीक। अन्य प्रकार की जो क्रिया है, जो 10 टाइप की क्रिया मैं आपको लिखाया था, उसको लिखे क्या? उसमें से 6 टाइप तो आपका किताब में दिया होगा। ठीक है, कि उसमें द्विकर्मक क्रिया क्या है। ठीक है, कुछ नहीं, इसमें अपने को क्या करना है इसको समझो। अपने को केवल इसमें से परिभाषा लिखना है, याद करना है, रट लो, बता रहा हूं, परिभाषा और उदाहरण, बस। यहां से और कोई क्वेश्चन नहीं आता है, यहां से परिभाषा पूछेगा और उदाहरण पूछेगा। ठीक है, तो इसको एकदम मेंस के पर्सपेक्टिव में जाना, वहां पर पहचानने पहचानने वाला क्वेश्चन नहीं आता है, इस चीज को ध्यान रखना। परिभाषा पूछेगा, उदाहरण पूछेगा। परिभाषा एज इट इज विनय कुमार पाठक रट डालो। ठीक है, क्योंकि सबको पता है यार, मॉडल आंसर वहां से बनना है। ठीक है, तो परिभाषा रटो, साथ में 2 उदाहरण लिख लो, बस। ठीक है, तो 10 टाइप की क्रिया मैंने आपको बताया था, जिसमें द्विकर्मक क्रिया, एक बताया था मैंने सहायक क्रिया, एक बताया था संयुक्त क्रिया, इसके अलावा नाम बोधक क्रिया, नाम धातु क्रिया। 7 टाइप का दिया होगा किताब में। ठीक है, इसके अलावा सजातीय क्रिया, ये नहीं दिया होगा, सजातीय क्रिया इसको लिख लेना। इसके अलावा अनुकरणात्मक या अनुकरणवाचक क्रिया, एक क्रिया है इसमें अनुकरणवाचक क्रिया। इसके अलावा प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, और एक क्रिया है इसमें क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, और इस बार पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है क्रियार्थक संज्ञा को एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो इसको तैयार कर लिए रहना। सारे 10 टाइप की क्रियाओं को इसी पैटर्न में तैयार करना है अपने को, इधर उधर मत भागना, इधर उधर भागोगे कोई मतलब नहीं है। परिभाषा पढ़ो और इसके उदाहरण लिखो। द्विकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया है जिसके साथ 2 कर्म उपस्थित होते हैं। लिखने का तरीका क्या होगा? ऐसी क्रिया, देखो 2 लाइन 3 लाइन दिया होगा, है ना? तो यहां से जब क्वेश्चन देगा तो अपने को शुरुआत के हिस्से में अपने को आंसर लिखना है, लेकिन आंसर को इतना भी डिटेल मत कर देना कि पूरी जगह ऑक्यूपाई हो जाए। अपने को कम से कम थोड़ी सी जगह उदाहरण लिखने के लिए बचाना है। ठीक है, तो जब द्विकर्मक क्रिया आप लिखेंगे तो ऐसी क्रिया जिसके साथ 2 कर्म संलग्न हो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक, उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण, राम ने मोहन को पानी पिलाया। ठीक है, अब इसमें आप लिख देंगे ये अंडरलाइन करके, पानी और मोहन को अंडरलाइन करेंगे, ये लिखेंगे कर्म, ये लिखेंगे कर्म, ये कर्म नंबर 1, ये कर्म नंबर 2। या आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये मुख्य कर्म है, ये गौण कर्म है। ठीक है, इससे ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी आपके आंसर में। ठीक है, तो ये लिखने का आपका तरीका होगा। आंसर में दोनों लाइन को यूज मत करना परिभाषा के लिए, उदाहरण के लिए जगह जरूर छोड़ना, उदाहरण जरूर लिखना। ठीक है, उदाहरण के नंबर रहते हैं, आधे नंबर इसीलिए कट जाते हैं क्योंकि उदाहरण नहीं लिखते हम लोग। ठीक, इसी प्रकार से सहायक क्रिया, ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य को पूर्ण करने तथा अर्थ के स्पष्टीकरण में सहायक हो, सहायक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो सहायक क्रिया जब आप लिखेंगे तो सहायक क्रिया की परिभाषा में 3 चीजें शामिल हैं। ध्यान दोगे अगर तो वाक्य में 3 बातें शामिल हैं। क्या लिखा है? ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर, मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होती, ये स्वयं में मुख्य क्रिया नहीं होती, ये मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य को पूर्ण करने में, वाक्य को पूर्ण करने तथा अर्थ के स्पष्टीकरण में सहायक होती है, अर्थ को स्पष्ट करती है। तो 3 बातें अपने को आंसर में क्लियरली दिखना चाहिए। ठीक है,
और यहां से अगर वो चाहेगा तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बना सकता है सहायक क्रिया से। क्या बना सकता है? सहायक क्रिया क्या है, सहायक क्रिया क्या है, इसके गुण या उद्देश्य बताइए, ये क्वेश्चन कर सकता है। हालांकि विनय कुमार पाठक में ऐसा लिखा नहीं है तो इसकी संभावना बहुत कम बनती है, लेकिन फिर भी अगर इसके उद्देश्य या गुण पूछे तो इन्हीं 3 पॉइंट्स को अपने को ब्रेक करके लिखना है। ठीक है, उदाहरण कैसे लिखेंगे इसमें? उदाहरण जैसे राम विद्यालय जाता है, तो है को आप अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे ये सहायक क्रिया है। ठीक है, अंग्रेजी में जैसे हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में आप इज एम आर का प्रयोग करते हैं, है ना, सेम यही चीज आप हिंदी में है, रहा है, रही है ना, था, थे, थी, ये सब आते हैं सहायक क्रिया के अंतर्गत। तो इसको भी परिभाषा उदाहरण के साथ कवर करना है। संयुक्त क्रिया ऐसी क्रिया जो दो क्रियाओं के योग से बनती है वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है, दो क्रियाओं के योग से बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहा जाता है। अब संयुक्त क्रिया के उदाहरण दो टाइप से होते हैं, तो इसीलिए दोनों के उदाहरण लिखना, मेरी राय मानना। संयुक्त क्रिया के जो उदाहरण होते हैं ये दो रूपों में दिखाई पड़ते हैं हमको। एक तो हमको इस रूप में दिखाई पड़ेगा, आना जाना, एक साथ लिखा रहेगा डैश लगा करके, आना जाना, खाना पीना, ये संयुक्त क्रिया के उदाहरण होते हैं। इसके अलावा चला गया, ये भी संयुक्त क्रिया है। पढ़ लिया, ये भी संयुक्त क्रिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी दो क्रियाएं जुड़ी हैं लेकिन भाव एक का स्पष्ट हो रहा है। चलना और जाना, पढ़ना और लेना, दो अलग अलग क्रियाएं लेकिन जुड़ करके भाव एक ही स्पष्ट हो रहा है। तो आपको यदि संयुक्त क्रिया पूछे तो एक उदाहरण इसका भी लिख सकते हो, एक उदाहरण इसका लिख लो। ठीक है, इससे होगा ये कि आपका अगर मान लो वो उसके मॉडल आंसर में ये वाला फॉर्मेट लिखा है, ये नहीं लिखा है ना, तो ये वाले से ये वाला ढक जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, वो नंबर नहीं काटेगा उस स्थिति में। ठीक, ये संयुक्त क्रिया। नाम बोधक क्रिया और नाम धातु क्रिया, परिभाषा पढ़ेंगे तो केवल बनी और जुड़ी बस का फर्क रहता है। कैसे? नाम बोधक क्रिया की परिभाषा यदि आप देखें, किताब रखे हो ना, किताब रखे रहो सामने, है ना, किताब रखे रहो ताकि चीजों को अंडरलाइन करके आप अलग कर सको। नाम बोधक क्रिया की परिभाषा कहती है कि ऐसी क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से जुड़ी हो, नाम बोधक क्रिया कहलाती है। और नाम धातु क्रिया की परिभाषा कहती है कि ऐसी क्रिया जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनी हो। तो केवल एक शब्द का फर्क होता है, जुड़ी और बनी का, और सीधे प्रकार बदल जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है अपने को। ठीक है, नाम बोधक क्रिया ऐसी क्रिया है जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से जुड़ी हो, और नाम धातु क्रिया ऐसी क्रिया है जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनी हो। ठीक, अब इन दोनों की परिभाषा तो में तो इतना डिफरेंस अपने को दिख रहा है, उदाहरण भी थोड़े से अलग मिलेंगे। नाम बोधक क्रिया की परिभाषा कैसे दिखेगी अपने को? जैसे मैं कहूं लाठी मारना, ये नाम बोधक क्रिया है, या पतंग उड़ाना, ये नाम बोधक क्रिया है। लेकिन यहीं पर अगर मैं कहूं नाम धातु क्रिया की नाम धातु क्रिया का उदाहरण, तो यहां पर इस उदाहरण को ऐसा लिखना, हाथ हथियाना, ऐसा, और हथियाना को अंडरलाइन करना। ठीक है, लात लतियाना, लतियाना, तो लतियाना को अंडरलाइन करना। ठीक है, इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये शब्द जो है वो नाम धातु क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है इसको। अगला है सजातीय क्रिया, ये किताब में नहीं लिखा है लेकिन याद रख लिए रहना इसको। ऐसी क्रिया, या ऐसा बोल सकते हो कि जब कर्म और क्रिया का स्वरूप समान हो,
जब कर्म और क्रिया का रूप समान हो तो उस क्रिया को सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे खाना खाना, अब दिखने में दोनों एक जैसे लेकिन दोनों का भाव अलग अलग, अर्थ अलग अलग। खाना फूड है और खाना ईटिंग है, तो एक खाना दूसरे खाने से अलग है लेकिन लिखने में दोनों एक जैसे हैं, इसीलिए इनको कहा जाएगा क्या, सजातीय क्रिया। तो खाना खाना, इसी प्रकार पाठ पढ़ना, चाल चलना, ये क्या है, ये सजातीय क्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है, पाठ पढ़ना, खेल खेलना, ये सजातीय क्रिया के उदाहरण होते हैं। तो सजाती गाना गाना, तो सजाती क्रिया ऐसी क्रिया है जिसमें कर्म और क्रिया का रूप समान होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कर्म और क्रिया इनका रूप समान होगा। यहां पर देखोगे तो ये कर्म है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्रिया है, ये वर्ब है, ये क्रिया है ना। तो दोनों का रूप जब एक समान होता है तो क्रिया के उस रूप को कहा जाता है सजातीय क्रिया। अनुकरणवाचक क्रिया ऐसी क्रिया जो एक ही शब्द की पुनरावृत्ति से बनती है, वो अनुकरणवाचक क्रिया कहलाती है। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति से कैसे बनेगी, जैसे फुसफुसाना, एक ही शब्द का रिपीटेशन, बड़बड़ाना, गड़गड़ाना, गुड़गुड़ाना, बुदबुदाना, है ना, मिमियाना, हिनहिनाना, ये सब अनुकरणवाचक क्रियाओं के उदाहरण होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आ भी चुका है, ये प्रेरणार्थक क्रिया पूछा जा चुका है, 2021 में आया था जहां तक याद आ रहा है, प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया ऐसी क्रिया है या इसकी परिभाषा ऐसी होती है कि जब कर्ता स्वयं कार्य न कर प्रेरणा के माध्यम से कार्य कराए तो क्रिया के उस रूप को प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। और ये बनेगा क्वेश्चन 4 नंबर का, अगर बड़ा क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो ये बनेगा। क्वेश्चन देगा प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है, या इसके प्रकारों को लिखिए, ये क्वेश्चन बनेगा, उदाहरण सहित लिखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, हाँ, तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा कहती है कि जब कर्ता स्वयं कार्य न कर प्रेरणा के माध्यम से कार्य संपादित कराता है तो क्रिया के उस रूप को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, और ये दिखाई कैसे पड़ते हैं, देखो, पहले भाग को कहा जाता है या पहले प्रकार को कहा जाता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और दूसरे को कहा जाता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे एकदम सामान्य सा उदाहरण लेते हैं, सामान्य सा उदाहरण है पढ़ना, पढ़ना, ठीक है, पढ़ना जो है ये सामान्य क्रिया है। प्रथम प्रेरणार्थक में जब आप जाते हैं तो कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा बल्कि किसी और के माध्यम से कार्य कराएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं पुस्तक पढ़ता हूं तो यहां पर तो कर्ता खुद इन्वॉल्व है, और कर्ता खुद इन्वॉल्व है, उस स्थिति में ये क्रिया प्रेरणार्थक नहीं होगी। प्रेरणार्थक तब होगी जब मैं ये पुस्तक आपको दूं और बोलूं कि आप पढ़ो, और उस क्रिया को मेरे दृष्टिकोण से मैं देखूं। ठीक है, अब मैं नहीं पढ़ रहा हूं बल्कि मैं पुस्तक पढ़ा रहा हूं, तो प्रथम प्रेरणार्थक रूप इसका बनेगा पढ़ाना, ऐसा। और मान लो मैं किसी दिन किसी तीसरे व्यक्ति को अपॉइंट करके भेज देता हूं और बोलता हूं कि जाओ हिंदी पढ़ाओ, तो वहां पर उस क्रिया को जब मेरे दृष्टिकोण से देखोगे ना तो मैं पढ़ रहा हूं ना मैं पढ़ा रहा हूं, मैं किसी तीसरे के माध्यम से क्रिया संपादित करवा रहा हूं, मतलब पढ़वा रहा हूं, तो क्रिया का रूप क्या हो जाएगा, पढ़वाना, ये बनेगा द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, तो पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, ये क्रिया का रूप बनेगा। ठीक है,
तो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, इसके दो भेद होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रेरणार्थक क्रिया के क्वेश्चन आया हुआ है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, इसके प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, लिख लेंगे। चल आगे बढ़ते हैं। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया नाम से ही अपनी परिभाषा बताता है। एग्जाम में भी देखोगे तो एग्जाम में आपको ये नाम जो है वो आपको आंसर बताएगा। कैसे? दो शब्द हैं, पूर्व काल, दिख रहा है ना? हाँ, परिभाषा क्या कहेगी? जब कर्ता, समझना है इसको, है ना, जब कर्ता एक कार्य को पूर्ण कर तत्काल दूसरी क्रिया में संलग्न हो जाए तो पहली क्रिया जो काल के साथ पहले पूर्णता को प्राप्त हुई है पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, मतलब कोई भी कर्ता होगा, कार्य करने वाला होगा, वो एक कार्य पहले कंप्लीट करेगा और कंप्लीट करने के साथ ही वो तत्काल दूसरी क्रिया में संलग्न हो जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो क्रिया है ये काल के साथ पहले कंप्लीट हुई है और इसीलिए इसको कहा जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। इसी को कभी कभी पूर्णकालिक क्रिया के नाम से भी पूछता है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही है। पूर्णकालिक बोले या पूर्वकालिक बोले, वैसे जनरली वो पूछेगा तो पूर्वकालिक के नाम से ही पूछेगा, लेकिन कुछ किताबों में पूर्वकालिक को पूर्णकालिक लिखा हुआ है तो वो इस नाम से भी क्वेश्चन कर सकता है। ठीक, अब इसका उदाहरण कैसा दिखेगा? जैसे जैसे मैं कहूं कि राम खाकर सो गया, तो इस वाक्य में राम के द्वारा खाने की प्रक्रिया जो है वो पहले कंप्लीट हुई और कंप्लीट होने के बाद वो दूसरी क्रिया में संलग्न हुआ। ऐसी स्थिति में ये जो क्रिया है खाना, इसको कहा जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। ये पूर्वकालिक क्रिया है। इसी प्रकार राम उठकर बैठ गया, तो उठना जो है वो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण होगा। ठीक, लिख लेंगे उदाहरण, परिभाषा। ठीक है, चल अगली क्रिया है क्रियार्थक संज्ञा। अब आधे लोग इस भ्रम में रहते हैं कि क्रियार्थक संज्ञा संज्ञा का भेद है ना। जनरली हम लोग पढ़ते कैसे हैं? जैसे जैसे पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, तो हम लोग सोचते हैं कि क्रियार्थक संज्ञा भी हो ना हो संज्ञा का ही भेद है, जबकि ऐसा नहीं है। क्रियार्थक संज्ञा भेद है किसका? क्रिया का। और इसकी परिभाषा क्या कहती है कि जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार करे, है ना, जब कोई क्रिया जो है वो किसकी भांति व्यवहार करे? संज्ञा की भांति व्यवहार करे तो उस क्रिया को क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार करे तो उस क्रिया को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा की भांति कैसे व्यवहार करेगा सर? देखो, इसके लिए ना हिंदी वाक्य रचना का रूल समझो। हिंदी वाक्य रचना का नियम ये कहता है कि वाक्य में सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, उसके बाद फिर आएगी हमारी क्रिया। ये रूल होता है हमारे यहाँ। ठीक है, कर्ता पहले, राम आम खाता है, यही रूल चलता है। तो कर्ता पहले आता है, फिर कर्म और फिर क्रिया। ये जो कर्ता का स्थान होता है ये सामान्यतः होता है संज्ञा का, क्योंकि यहां पर आप संज्ञा को ही रखते हो, है ना। यहां पर कर्ता कौन हो सकता है? या तो संज्ञा या तो सर्वनाम। संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा। ठीक, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस संज्ञा के स्थान पर, इस संज्ञा का स्थान कौन ले लेती है? एक क्रिया। यानी आप इसको ऐसे समझो कि वाक्य की शुरुआत संज्ञा से ना होकर किससे हो जाएगी? क्रिया से हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये जो क्रिया है जिसने संज्ञा का स्थान लिया है, इसी क्रिया को कहा जाएगा क्रियार्थक संज्ञा। और जो भी क्रियार्थक संज्ञा होगी वो हमेशा एक वचन पुल्लिंग में ही होगी, ये ध्यान रखना। एक वचन पुल्लिंग में ही होगा, ये हमेशा हमेशा एक वचन पुल्लिंग में ही होगा ये।
ठीक है, कैसे? जैसे जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इस वाक्य में ये जो टहलना है ये खुद में एक क्रिया है, लेकिन चूंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है इसीलिए इसको कहा जाएगा क्रियार्थक संज्ञा। ये क्रियार्थक संज्ञा है। ठीक है, खाना जीवन के लिए जरूरी है। ठीक है, पढ़ना अच्छे जीवन का आधार है। तो जहां पर भी पहला शब्द क्रिया है वो क्रिया ही क्या कहलाएगी? क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, और पता नहीं इस बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि क्रियार्थक संज्ञा को एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना, उदाहरण परिभाषा दोनों चीजें। ठीक है, पूछेगा क्रियार्थक संज्ञा क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, हो सकता है वो 1 नंबर में पूछे, क्योंकि 1 नंबर में भी ऐसे क्वेश्चन कई बार देता है। तो 1 नंबर 2 नंबर के लिए इसको तैयार करना बनता है। ठीक है, अब इसके बाद शब्दों के भेद में यदि हम देखें तो शब्दों के अगले भेद में अगले 4 प्रकार के शब्द आते हैं। संज्ञा पढ़ा हमने, सर्वनाम पढ़ा, विशेषण पढ़ा, क्रिया पढ़ लिया। ठीक, अगले जो 4 प्रकार के शब्द हैं इनको कहा जाता है अव्यय। और यहां से क्वेश्चन एक बार आया है, अव्यय क्या है ना, इसके प्रकारों सहित समझाइए। तो हिंदी में अव्यय क्या है, एक लाइन में इसकी परिभाषा लिखनी है। ठीक है, तो वे शब्द जो लिंग वचन कारक से अप्रभावित रहते हैं अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, हमको पता है कि हिंदी में शब्दों का रूप बदलने के पीछे 3 कारण होते हैं। कोई भी शब्द अपना रूप जो बदलता है वो 3 कारणों से बदलता है। या तो वो लिंग के प्रभाव में आकर के बदलेगा अपना रूप, या वचन के प्रभाव में आकर के बदलेगा, या कारक के प्रभाव में आकर के अपना रूप बदलता है। ठीक है, और ऐसे शब्द जो जिन पर ना तो लिंग का प्रभाव पड़ता है, न वचन का प्रभाव पड़ता है और न कारक का प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही शब्दों को कहा जाता है अव्यय शब्द। ठीक, तो ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक से अप्रभावित रहते हैं अव्यय कहलाते हैं। अब यदि हम अव्यय के प्रकारों की बात करें तो हिंदी में अव्यय के 4 भेद माने जाते हैं, 4 भेद होते हैं। ये 4 भेद कौन से हैं? सबसे पहला भेद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ये एक अव्यय है। दूसरा संबंध वाचक शब्द या संबंधवाचक अव्यय। तीसरा समुच्चयवाचक अव्यय। और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। ये 4 प्रकार के अव्यय होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक। ठीक, अब इसको जब क्वेश्चन में फ्रेम करेंगे आप, इसको जब क्वेश्चन में फ्रेम करेंगे तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? अव्यय क्या है, अव्यय क्या है, इसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। मतलब समझो, ये छोटा क्वेश्चन नहीं बना है। यहां से जब क्वेश्चन बनेगा तो ये कम से कम आपको 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से देगा, अगर बड़ा क्वेश्चन देना हुआ तो। ठीक है, तो अव्यय क्या है आपने लिख लिया परिभाषा कि जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता वो अव्यय कहलाते हैं। प्रकार बोलेगा तो बाकायदा फ्लो चार्ट में दिखाना है इसको। ठीक है, इसको प्रेजेंट करने का तरीका है, कैसे प्रेजेंट करोगे? देखो एक अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं आपको, यहां से नंबर मिलते हैं। ठीक, अव्यय की परिभाषा लिख ली एक लाइन में। ठीक, इसके बाद यहां लिखना अव्यय दूसरे लाइन में, यहां से फ्लो चार्ट बनाना, ऐसा बन गया फ्लो चार्ट। अब जितने लाइन यहां पर दिए हैं ना उसको ऐसे 4 खंडों में बांट देना। यहां पर क्रिया विशेषण लिखना, यहां पर संबंधवाचक, समुच्चयवाचक, विस्मयादि बोधक। ठीक,
यहीं पर 2 लाइन में इसको परिभाषा के साथ खत्म कर दो। 1 लाइन में उदाहरण, 2 लाइन में परिभाषा, 1 लाइन में उदाहरण, 2 लाइन में परिभाषा, 1 लाइन में उदाहरण, 2 लाइन में परिभाषा, 1 लाइन में उदाहरण। ये आपका आंसर कम जगह में बहुत अच्छा आंसर इसका लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे फ्रेम करके लिखोगे तो इसका आंसर एक तो दिखने में अच्छा रहेगा, प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा, दूसरा नंबर भी बढ़िया मिलेगा यहां से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नंबर ऐसे नहीं मिलेगा, अगर आप 1 2 3 4 ऐसा लिखते हो, ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन प्रेजेंटेशन इसका ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आप जैसा चाहे वैसा लिखना, दोनों तरीके से लिखने की कोशिश करना, देखना किसमें आप ज्यादा अच्छे तरीके से आंसर को फ्रेम कर पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि कई बार इस प्रकार का आंसर लिखने के चक्कर में ना हम लोग स्पेस को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर डालते हैं, तो वो मत करना। ठीक है, फिर क्या करते हैं, वो आखिरी में ऐसा 2 लाइन दिया रहता है, इसी के बीच में ऐसे कचर पचर भरते हैं, वो मत करना। ठीक है, भले इस पैटर्न में लिखना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो ऐसा। ठीक है, संभव हो तो ऐसा लिखो, अगर लग रहा है कि जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा, ऐसा लिख लो। ठीक है, आप अपने सहूलियत के हिसाब से इसको लिखना, प्रेजेंटेशन अच्छा हो, काट छांट ना करना पड़े, खराब मत दिखे, बस ये कहना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, लिखो क्वेश्चन, इसको कल चेक कराना। अव्यय क्या है, अव्यय क्या है, इसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाएं। इसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाएं। ठीक है, हो गया यहां से। अब देखो, ये तो बड़ा क्वेश्चन एक बन गया, अब थोड़ा छोटा क्वेश्चन क्या बनेगा, या एक बड़ा क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। कैसे बनेगा, अव्यय का पहला भेद, अव्यय का पहला भेद होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, ठीक, परिभाषा तो हमको पता ही है। ठीक है, कैसे लिखेंगे परिभाषा, कैसे लिखोगे, ठीक है, वे शब्द की जगह वे अव्यय कर सकते हैं, है ना, या वे अविकारी शब्द कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, वे अव्यय जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अव्यय शब्द को अंडरलाइन कर देना, क्रिया की विशेषता बताते हैं, इसको अंडरलाइन कर देना। ठीक है, हो गया खेल खत्म। इसके जस्ट नीचे लिखना है एक उदाहरण। ठीक है, इसके जस्ट नीचे लिखना है क्या, उदाहरण। उदाहरण लिखेंगे जैसे राम तेज दौड़ता है, क्या करना है इसमें, तेज शब्द को अंडरलाइन करना है, बहुत बढ़िया। ठीक है, राम तेज दौड़ता है, इसमें तेज शब्द को हमको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ठीक, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। अब यहां से क्रिया विशेषण से एक बड़ा क्वेश्चन, क्रिया विशेषण क्या है, इसे प्रकारों सहित समझाइए। और ये थोड़ा सा टफ टास्क हो जाएगा। क्यों टफ टास्क हो जाएगा, क्योंकि क्रिया विशेषण को तो हम पढ़ते हैं लेकिन इसके टाइप्स में नहीं जाते हैं, जबकि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के जो 4 भेद हैं, एक को बोला जाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरे को बोला जाता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तीसरे को बोला जाता है कालवाचक क्रिया विशेषण, और चौथे को बोला जाता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये 4 भेद होते हैं क्रिया विशेषण के। ठीक, ये तो क्वेश्चन बन सकता है एक। ठीक है, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। अभी पिछले 2 साल से जो मैं टेंडेंसी देख रहा हूं ना क्वेश्चन की, वो शब्दों के टाइप में जाकर के क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, आप देखना एक आध क्वेश्चन ऐसा आपको लटका के देता है जिसको आप हेडिंग तो पढ़े रहते हो लेकिन उसके अंदर उसके प्रकार को नहीं पढ़ते हो।
तो इसके प्रकारों को छोड़ने की गलती मत करना, ठीक है। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, लेकिन परिमाणवाचक के फिर से 5 भेद हैं। इनको भी एक बार एक एक लाइन में डील करके देखना, ठीक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के 5 भेद। और क्वेश्चन क्या बनेगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है, इसे उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। छोटा क्वेश्चन बन गया। बड़ा क्वेश्चन जब देना रहेगा तो क्या देगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है, इसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। दोनों क्वेश्चन में अंतर समझे, ठीक है। एक तो क्वेश्चन सीधा किया कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है, इसको उदाहरण सहित समझाओ, और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है, इसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाओ। दोनों में भेद है। जब मैं पहला क्वेश्चन कहता हूं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है, इसे उदाहरण सहित समझाओ, तो आपको केवल परिमाणवाचक क्रिया विशेषण लिख करके इसका उदाहरण लिखना है। मतलब ये मैक्सिमम आपका 1 नंबर का या ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक। लेकिन अगर ये क्वेश्चन किया कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है, इसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाओ, तो कम से कम वो 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से आपको टिकाएगा, ठीक है। तो अपने को दोनों टाइप के क्वेश्चन डील करने आना चाहिए। स्पेस देख करके हमको समझना होगा कि ये क्या पूछना चाहता है, या इसी में क्वेश्चन क्या कर सकता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है, इसके प्रकारों के नाम लिखिए। केवल नाम लिखने बोलेगा वो, तो अपने को 5 का नाम लिखना रहेगा, क्योंकि पूरा तो डील करने के लिए स्पेस वैसे भी नहीं रहना है। 4 लाइन देगा आपको, है ना, ज्यादा से ज्यादा, तो उसको अपने को केवल नाम लिखने के लिए देगा, ठीक है। तो इसके 3 क्वेश्चन यहीं से लिखो। लिखे क्वेश्चन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। हो गया। दूसरा क्वेश्चन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है, इसके प्रकारों के नाम लिखिए। तीसरा क्वेश्चन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है, इसके प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। हो गया। चलिए देखो, रीतिवाचक को मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि रीतिवाचक एक बार पूछ चुका है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि वो रीतिवाचक को रिपीट करेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता, उसके पास लिबर्टी है भैया, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसकी संभावना मुझे थोड़ी सी कम दिख रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको ना 2 नंबर में तैयार कर लिए रहना। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। परिमाणवाचक को सेम इसी पैटर्न में तैयार करना है, किसको, कालवाचक को। इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी पढ़ेंगे, अभी क्वेश्चन का फॉर्मेट समझो। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण के 2 भेद होते हैं, ये भी अपने को तैयार करना है, ठीक। हाँ चल, तो क्रिया विशेषण तैयार कर लिया हमने। क्रिया विशेषण क्या है, किसी क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्ययों को क्रिया विशेषण कहते हैं, या वे अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दोनों तरीके ठीक है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा कालवाचक और चौथा स्थानवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण को समझने के लिए ना हमको रीति शब्द को समझना होगा। रीति का मतलब होता है किसी कार्य के करने या होने का तरीका, ठीक है। तो जिन क्रिया विशेषण शब्दों से उसके होने के, है ना, या ऐसे बोलो, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से किसी क्रिया के होने के तरीके का पता चले, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। अब इसको कॉम्पैक्ट करना है तो कैसे करेंगे, किसी क्रिया की विशेषता जब उसके होने के तरीके के आधार पर बताई जाती है, तो ऐसे क्रिया विशेषण को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दोनों तरीका सही है, ठीक है। अंडरलाइन किसको करना है,
होने का तरीका, बहुत बढ़िया, क्रिया के होने के तरीके, इसको अंडरलाइन करना है अपने को, ठीक है। तो किसी क्रिया के होने के तरीके का बोध जो क्रिया विशेषण कराते हैं उनको कहा जाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण, राम तेज चलता है, तेज शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वह फटाफट खाता है, तो फटाफट रीतिवाचक क्रिया विशेषण है नहीं। राम धड़ाधड़ चलता है, तो धड़ाधड़ शब्द क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वह ध्यान पूर्वक सुनता है, तो ध्यान पूर्वक शब्द क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण से किसी कार्य के होने का तरीके का पता चलेगा कि कोई कार्य कैसे हो रहा है, ठीक। दूसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ऐसा क्रिया विशेषण है जिससे किसी क्रिया के होने के परिमाण का पता चलता है, ठीक है। जिन क्रिया विशेषणों से या जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण का पता चले उसको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब ये जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है इसके 5 भेद हैं, लेकिन उसके पहले परिमाणवाचक के उदाहरण देखो। परिमाणवाचक का उदाहरण यदि आपको लिखना है ना, तो इनमें से आप किसी भी तरीके का एक टाइप उठाओ और इसके उदाहरण में लिख दो, मतलब तो वही है, ठीक है। क्योंकि इसका उदाहरण अल्टीमेटली है तो इसी का उदाहरण, ठीक है। तो इसके लिए आप उदाहरण लिख सकते हो कि राम बहुत चलता है, तो बहुत शब्द क्या हो गया, वो परिमाण को बता रहा है। ध्यान रखना, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के तुरंत बाद कोई संज्ञा बिल्कुल नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि राम बहुत खाता है, तो हाँ यहां पर बहुत शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है। लेकिन मैं कहूं कि राम बहुत आम खाता है, तो वहां पर वो केवल विशेषण हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण, वो क्रिया विशेषण नहीं रहेगा फिर, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि जब भी आप परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में लिखेंगे तो वहां पर उदाहरण में जो भी शब्द रहेगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, उसके तुरंत बाद संज्ञा मत लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा वो, ठीक है। हाँ, चलिए। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण परिमाणात्मक आधार पर किसी क्रिया की विशेषता बताता है। अब परिमाण जो है वो क्रिया की 5 तरीकों से बताई जा सकती है। कैसे? एक, अधिकता के रूप में, इसीलिए पहला जो क्रिया विशेषण होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, उसको बोला जाता है अधिकतावाचक। दूसरा है न्यूनतावाचक, न्यूनतावाचक, ज्यादा है कम है। तीसरा पर्याप्तिबोधक, पर्याप्तिबोधक, पर्याप्ति का बोध कराएगा। चौथा तुलना बोधक, इसको विनय कुमार पाठक में सुधार लेना भाई, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक है उसमें, तुलना बोधक। और पांचवा है इसमें श्रेणी बोधक। ये 5 भेद होते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के। अधिकतावाचक जो क्रिया विशेषण होता है ना, जिसमें परिमाण के आधार पर आप विशेषता बताएंगे, वहां पर शब्द प्रयोग होता है बहुत, अधिक, अत्यधिक, ज्यादा, इन शब्दों का, ठीक है। वह ज्यादा चलता है, तो ज्यादा शब्द क्या है, अधिकतावाचक है। वह बहुत चलता है, वह बहुत खाता है, वह अधिक पढ़ता है। तो यहां पर ये जो शब्द हैं ये अधिकतावाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण होंगे। न्यूनतावाचक में क्या शब्द प्रयोग होगा, कम, अल्प, न्यून, अत्यल्प, अत्यल्प, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होगा न्यूनतावाचक में। पर्याप्ति बोधक जो क्रिया विशेषण है इसमें शब्द प्रयोग होता है काफी, वह काफी खा चुका है, ठीक है, वह काफी पढ़ चुका है। तो काफी, पर्याप्त, यथेष्ट, इन शब्दों का प्रयोग होता है पर्याप्ति बोधक में, ठीक है। काफी, पर्याप्त, यथेष्ट, इन शब्दों का प्रयोग होता है पर्याप्ति बोधक में। तुलना बोधक में विनय कुमार पाठक में क्या सुधारना है समझना। विनय कुमार पाठक में लिखा है कम, ज्यादा, किताब निकालो, किताब निकालो, इसमें दिया होगा रीतिवाचक
हाँ, परिमाणवाचक, ये देखो तुलनाबोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। पेज नंबर 147 में किताब लाए हो यशपाल? नहीं लाए? हाँ, उसमें ना तुलनाबोधक में देखो कम, अधिक, इतना, उतना ऐसा लिखा है, जबकि तुलनाबोधक में क्या प्रयोग होता है? से कम। ऐसे ही तो तुलना करोगे ना, से कम, से अधिक, ऐसा, से ज्यादा, इन शब्दों का प्रयोग होता है। श्रेणी बोधक में एक ही शब्द का रिपीटेशन होगा लेकिन वो परिमाण को दिखाएगा। जैसे जैसे मैं कहूं कि अरे थोड़ा थोड़ा खाओ, तो थोड़ा थोड़ा शब्द है, ज्यादा ज्यादा, तिल तिल, वह तिल तिल कर मरा, तो तिल तिल शब्द जो है ये भी श्रेणी बोधक क्रिया विशेषण का उदाहरण होगा। ठीक है, तो आपको इसमें से एक एक दो दो उदाहरण उठाना है, बस, बहुत ज्यादा नहीं, एक एक दो दो उदाहरण उठाना है और उसको इसके सामने लिखना रहेगा, बस। ठीक है, लिखने का तरीका वही है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है, एक लाइन में या 2 लाइन ले लो, ये 5 प्रकार के होते हैं, कोशिश करो कि इसी लाइन में आ जाए। इसके बाद 5 प्रकारों के नाम, इसके सामने एक एक उदाहरण यहां पर हमको लिखना रहेगा। ठीक है, इसी फॉर्मेट में लिखना। और मान लो यहां पर जगह थोड़ा सा कम है तो आप क्या करना, एक लाइन में 2 प्रकारों को एक एक उदाहरण के साथ चिपका देना, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कर सकते हैं। तो ये आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, लिख लेंगे इसको। 3 क्वेश्चन लिखे यहां से, 3 क्वेश्चन लिखे ना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से, इसको तैयार करना। अगला कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण ऐसा क्रिया विशेषण जो समय सूचक शब्द के द्वारा किसी क्रिया की विशेषता बताता है, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो कालवाचक क्रिया विशेषण है इसका उदाहरण कैसे होगा, सीधे लिख देना, राम कल आएगा या राम कल लौटेगा। तो कल शब्द को क्या करना पड़ेगा, अपने को अंडरलाइन करना रहेगा। क्लियर है? तो ये जो कल शब्द है ये क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब मान लो यहां से क्वेश्चन आया कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है, इसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाओ, तो अपने को इसके तीनों प्रकारों के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं। एक को बोला जाता है काल बिंदुवाचक, काल बिंदुवाचक, दूसरे को बोला जाता है अवधिवाचक, और तीसरा होता है इसमें बारंबारतावाचक। काल बिंदुवाचक, अवधिवाचक और बारंबारतावाचक। काल बिंदुवाचक का उदाहरण कैसा दिखेगा, काल बिंदुवाचक का उदाहरण दिखेगा जैसे आज, काल के बिंदु को दिखाओगे आप तो आज, कल, परसों, ये क्या है, ये काल का बिंदु होता है। ठीक है, ये काल के बिंदु होते हैं, ध्यान रखना। तो काल बिंदुवाचक में ये उदाहरण आएंगे। अवधिवाचक में, अवधिवाचक में 2 प्रकार के उदाहरण आते हैं, ध्यान रखना। एक आता है इसमें ड्यूरेशन बताने वाले, अवधि बताने वाले, और दूसरा क्रिया की निरंतरता बताने वाले। ठीक है, दोनों टाइप के आते हैं इसमें। तो अवधिवाचक जो क्रिया विशेषण है इसके अंतर्गत क्रिया की निरंतरता और ड्यूरेशन दोनों दिखेगा। तो ड्यूरेशन कैसे दिखेगा, जैसे दिन भर, वह दिन भर काम करता रहा, वह रात भर पढ़ता है, तो रात भर, वह साल भर से पढ़ रहा है, तो साल भर, ये क्या है, ये अवधि को दिखा रहा है। दूसरा क्रिया की निरंतरता दिखेगी, जैसे जैसे निरंतर, वह निरंतर पढ़ रहा है, वह लगातार पढ़ रहा है, वह सदा, सदैव, इस प्रकार के शब्द जो हैं ये भी आते हैं अवधिवाचक में, तो इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं।
ठीक है। हाँ, बारंबारतावाचक क्रिया विशेषण ऐसा क्रिया विशेषण है जो ये बताता है कि कोई क्रिया एक निश्चित ड्यूरेशन के बाद खुद को रिपीट करती है। ठीक है, और इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, चार में से कोई एक शब्द प्रयोग होगा, प्रति, हर, प्रत्येक, हर एक, और इनके साथ जुड़ा होगा एक समय सूचक शब्द। तो मैं यहां पर समय सूचक शब्द लिख रहा हूं, लेकिन आप ऐसा मत लिखना भाई। ठीक है, समय सूचक मत मतलब दिन हो सकता है, वर्ष हो सकता है, घंटा हो सकता है, सेकंड हो सकता है, पल हो सकता है, क्षण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि वह प्रतिदिन आता है, तो प्रतिदिन बोल रहे हैं मतलब एक निश्चित दिन के बाद, मतलब एक दिन के बाद वो घटना खुद को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, आने की क्रिया। तो प्रतिदिन, प्रति पल, हर दिन, हर पल, हर घड़ी, हर घंटे, अलार्म हर घंटे बजता है, मतलब अलार्म जो है वो बजने की क्रिया एक घंटे के बाद खुद को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो ऐसे इसको लिखना है। क्लियर है? ठीक। तो कालवाचक क्रिया विशेषण से भी उसी तीन प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, क्या बनेगा, कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, एक क्वेश्चन। दूसरा, कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है, इसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, इसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। दो क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक, या इसके प्रकारों के नाम लिखिए, या ये तीसरा क्वेश्चन। अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसी क्रिया के घटित होने के स्थान को बताएगा, और परिभाषा कहती है कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों से उस क्रिया के घटित होने के स्थान अथवा दिशा का बोध हो, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो स्थान या दिशा का बोध कराने वाले जो क्रिया विशेषण हैं उनको कहा जाता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण के दो भेद होते हैं, क्योंकि ये दो चीजों को इंगित कर सकता है ना, एक तो इंगित कर सकता है स्थान को, और दूसरा इंगित कर सकता है दिशा को। तो स्थान को जब इंगित करेगा तो उस स्थिति में इसको कहा जाता है स्थितिवाचक, और दूसरा चूंकि दिशा को भी इंगित करता है इसीलिए दिशावाचक। ये दूसरा भेद, स्थितिवाचक और दिशावाचक। स्थितिवाचक का उदाहरण होगा यहां, वहां, यहीं, वहीं, कहां। ये क्या है, ये स्थितिवाचक है। दिशावाचक का उदाहरण क्या होगा, इधर, उधर, किधर, दाहिने, बाएं। ये क्या है, ये दिशावाचक है। ठीक है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण से भी उन्हीं तीन प्रकारों के क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां से 10 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और क्रिया विशेषण मिला दोगे तो 10 से 11 क्वेश्चन बोल दो। ठीक है, 11 क्वेश्चन। कैसे 11 क्वेश्चन समझना, लेकिन तैयार करने का अप्रोच एकदम सेम है। अलग अलग अप्रोच, अलग अलग इसको तैयार करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको पढ़ रहे हो, ये याद है, तो अपने को अलग अलग तीन तमाशे में पढ़ना ही नहीं है। ठीक, हाँ, क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन, क्रिया विशेषण क्या है, इसके उदाहरणों सहित, इसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, एक बड़ा क्वेश्चन बन गया, बाकी सब कवर हो गया उसमें। क्रिया विशेषण क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। क्रिया विशेषण क्या है, प्रकारों के नाम लिखिए। दोनों क्वेश्चन कवर हो गए इसमें। ठीक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, केवल यही बनेगा। ठीक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से 3 क्वेश्चन। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, ये पहला क्वेश्चन। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को उदाहरण सहित, सॉरी, प्रकारों सहित समझाइए। ठीक है, प्रकारों के नाम लिखना है अपने को, प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। तो प्रकार लिख करके उदाहरण भी लिखना है अपने को। कोशिश तो हमारी ये रहनी चाहिए कि कभी भी अगर हम ये प्रकार भी लिख रहे हैं ना, तो इसका उदाहरण जरूर लिखें। ठीक है, हमेशा ये कोशिश रहना चाहिए। लेकिन स्पेस कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत कम। अब मैं तो यहाँ पर ये मान के चल रहा हूं कि अगर वो क्वेश्चन देगा तो कम से कम 4 लाइन देगा, लेकिन मान लो वो 2 ही लाइन दिया, भाई अपने को सारा चीज मैनेज करके चलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उस पर मेरा नियंत्रण तो है नहीं।
ठीक है। और कई बार ऐसा हुआ है कि जहां पर 2 लाइन बनता है वहां 2 लाइन नहीं दिया है, कई बार एग्जाम में देखे होंगे, कई बार हुआ है। ठीक है। मुहावरे लोकोक्ति में आप देखना, लोकोक्तियों में अधिकांश ऐसा होता है कि आपको 1 लाइन देगा और बोलता है कि इसका अर्थ भी बताओ और वाक्य में प्रयोग भी करो, और एक ही लाइन देगा। तो अपने को जगह थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, ऊपर नीचे लिखना ही पड़ता है उसमें मजबूरी में। ठीक है। तो वैसे ही अपने को इसके लिए स्पेस थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके लिए अभी से प्रैक्टिस हो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। एकदम मिनिमम साइड में जाकर के तैयार करना, 3 लाइन मतलब 3 लाइन, 2 लाइन मतलब 2 लाइन। हाँ, अगर थोड़ा बहुत वर्ड ऊपर नीचे हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो आप मैनेज करना सीखो उसको 2 लाइन में ही। ठीक है। थोड़ा सा जगह नीचे का ले लो, वहां से लिखना सीखो, ये सीखना पड़ेगा। ठीक है। चलो, तो ये क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण में टाइप में जाकर के क्वेश्चन कर रहा है तो बात मानना, प्रकार में जाना और इसको उसी पैटर्न में तैयार करना जैसा आपने क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है। बड़ा क्वेश्चन तैयार करोगे, छोटे अपने आप कंटेंट के हिसाब से तैयार हो जाएगा, लेकिन स्पेस के हिसाब से नहीं होगा। स्पेस के हिसाब से अपने को खुद को प्रिपेयर करना होगा। ठीक है। चलो, तो ये सारे क्वेश्चन कल अपनी कॉपी में चाहिए। ठीक है। ओके। चलो, अब अगले जो हैं, अगला जो अव्यय है, अगला अव्यय है हमारा संबंध वाचक अव्यय। संबंधवाचक अव्यय, इसमें आपको मैक्सिमम पूछेगा वो परिभाषा और उदाहरण। मैक्सिमम परिभाषा प्लस उदाहरण। ठीक है। तो परिभाषा क्या होता है, संबंधवाचक अव्यय? किसको बोला जाता है? हाँ, वे अव्यय जो दो संज्ञाओं, दो क्रियाओं या दो भिन्न बातों के बीच संबंध स्थापित करे, उनको कहा जाता है संबंधवाचक अव्यय। ठीक है। तो 3 चीजों को, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखो संबंधवाचक अव्यय को ना आप ऐसा भी लिख सकते हो। कैसा? ऐसे अव्यय, इसका एकदम सरल अच्छा उदाहरण, अच्छा बता रहा हूं ना, ये विनय कुमार पाठक में भी वैसे ही दिया है कि जो अव्यय किसी संज्ञा शब्द के साथ आकर उस संज्ञा का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध स्थापित करे, संबंधवाचक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। और ये अच्छी परिभाषा है, और यही परिभाषा लिखना। मतलब संबंधवाचक अव्यय जो होंगे वो आएंगे किसके साथ? संज्ञा के साथ। वे अव्यय जो किसी संज्ञा के साथ आकर इस संज्ञा का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध स्थापित करते हैं, अन्य शब्दों से संबंध स्थापित करते हैं, संबंधवाचक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। एकदम शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा। उदाहरण लिख लेना इसमें कि मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती। तो यहां पर अंडरलाइन कर देना किसको? बिना। ठीक है। ये अंडरलाइन हो गया। 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार। ठीक है। तो इसको इतना ही तैयार करना है, परिभाषा प्लस उदाहरण। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है ये बन सकता है आपका थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन वहां से बन सकता है, क्योंकि अगले अव्यय के 2 प्रकार भी होते हैं। ठीक है। अगला अव्यय है समुच्चयवाचक अव्यय। ठीक है। समुच्चय का मतलब क्या होता है? जोड़ना। समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है।
तो इसकी परिभाषा सीधे लिखना कि दो वाक्यों का समुच्चय करने अर्थात परस्पर जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चयवाचक अव्यय कहते हैं। ठीक है, या इसी को ऐसा भी लिख सकते हो कि वे अव्यय जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं समुच्चयवाचक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, हाँ। तो समुच्चयवाचक अव्यय, समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, सेट बनाना। अब पढ़ते थे ना गणित में, पढ़ते हैं सेट, हाँ, समुच्चय करना। समुच्चय मतलब होता है जोड़ना। ठीक, तो समुच्चयवाचक अव्यय ऐसे अव्यय होते हैं जो दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं। ये जो समुच्चयवाचक अव्यय हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है समानाधिकरण समुच्चयवाचक अव्यय और दूसरे को कहा जाता है व्यधिकरण समुच्चयवाचक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चयवाचक अव्यय और व्यधिकरण समुच्चयवाचक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चयवाचक अव्यय, देखो इन दोनों में डिफरेंस समझो। आप लोग वो पढ़े होंगे ना, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, है ना। हाँ, देखो समानाधिकरण समुच्चयवाचक अव्यय ऐसे अव्यय होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं और इस प्रकार जोड़ते हैं कि जुड़ने के बाद भी एक उपवाक्य दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होता है, मतलब एक की दूसरे पर निर्भरता नहीं होती। वहीं व्यधिकरण समुच्चयवाचक अव्यय ऐसे अव्यय होते हैं जिनका प्रयोग करके यदि दो वाक्यों को जोड़ा गया तो एक उपवाक्य स्वतः दूसरे पर निर्भर हो जाता है। ठीक है, मतलब यहां से जो वाक्य बनेगा वो संयुक्त वाक्य बनेगा और यहां से जो वाक्य बनेगा वो मिश्र वाक्य बनेगा। ठीक है, तो समानाधिकरण समुच्चयवाचक अव्यय ऐसे अव्यय होते हैं जिनका प्रयोग करने पर या जिनके द्वारा वाक्यों को जोड़ने पर दोनों वाक्य पूर्णतः स्वतंत्र अवस्था में होती हैं, एक की क्रिया की निर्भरता दूसरे पर नहीं होती। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं सर? इसके अंतर्गत आते हैं और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, ये शब्द आते हैं। ठीक है, तो आपको यदि बोला गया तो आप बाकायदा वाक्य बना करके लिखना उदाहरण, ऐसा नहीं कि और, एवं, तथा, किंतु लिख के आ गए, नहीं। ठीक है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय ऐसे अव्यय जिनका प्रयोग करने पर एक उपवाक्य दूसरे पर निर्भर हो जाता है। इसके अंतर्गत आते हैं चिन्ह, की, ताकि, क्योंकि, इसीलिए, इसीलिए, इसके अलावा यदि, तो, ये भी हैं, ये भी आते हैं। ठीक है, हाँ। तो जब क्वेश्चन आएगा यहां से तो क्वेश्चन लिखो एक, समुच्चयवाचक अव्यय क्या है? समुच्चयवाचक अव्यय क्या है? इनके प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, हाँ। चलो इसमें से ना तीनों की परिभाषा, एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा 4 नंबर का, उस क्वेश्चन को ना लिख लिए रहो। समुच्चयवाचक अव्यय हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे इसकी परिभाषा, मैं लिखा देता हूं आपको, है ना। दो वाक्यों को समुच्चय करने वाले, समुच्चय करने वाले अर्थात परस्पर जोड़ने वाले शब्द या अव्यय, है ना। शब्द लिखना है तो शब्द लिखो, अव्यय लिखना है तो अव्यय लिखो। समुच्चय वाचक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक के नाम से भी दे सकता है।
स्वतंत्र है तब तक बोधक है, वाक्य में प्रयोग किए तो वाचक हो गए। ठीक है, समुच्चय वाचक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण लिखो इसके जस्ट नीचे, उदाहरण लिखो, राम आया और बाजार के लिए निकल पड़ा। राम आया और बाजार के लिए निकल पड़ा। ठीक है, किसको अंडरलाइन करना है? और, ठीक, गुड। ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, बीच से लाइन खींच के एक तरफ समानाधिकरण समुच्चयवाचक अव्यय, दूसरी तरफ व्यधिकरण। ठीक है, या ऐसे फ्लो चार्ट जैसा बना लो, जैसा बनाना है, दोनों सही है। समानाधिकरण वाले में लिखना समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, वे अव्यय जो दो समान पदों उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, अब इसके आगे वो लिखने की जरूरत नहीं है, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर हेडिंग आपने डाल ही दिया है। ठीक है, उधर लिखिएगा व्यधिकरण में, जो इसमें लिखिएगा जो अव्यय मुख्य वाक्य से एक या एकाधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ते हैं। आश्रित वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलो लिख लेंगे इसके उदाहरण, उदाहरण लिख लेंगे ना। हाँ लिखो इसके। अभय पढ़ने में तेज है क्योंकि वह परिश्रम करता है। अरे यार, इसमें व्यधिकरण का उदाहरण इसमें गलत लिखा है ना, पहला वाले उदाहरण को काट देना। राहुल तेज है किंतु उद्यमी नहीं है, ये उदाहरण संयुक्त वाक्य का है, मतलब ये समानाधिकरण का उदाहरण है। ठीक है, विरोधवाचक के अंतर्गत आएगा ये। ठीक है, तो उस उदाहरण को काट देना वहां से, विनय कुमार पाठक से। लिख लिए? हाँ, एक एक उदाहरण हो गया दोनों का कंप्लीट। ठीक, अब मान लो और कठिन करना हुआ, मान लो और कठिन करना हुआ, तो एकदम अल्टीमेट कठिन कहां तक जाएगा, वो इसका टाइप पूछेगा। समझ आ रही बात? ये और ऐसा कठिन क्वेश्चन है ना जो जनरली क्लास में पढ़ता नहीं है आदमी। ठीक है, जनरली क्लास में कितना पढ़ता है, इसको पढ़ेगा आदमी ज्यादा से ज्यादा। ये चार प्रकार के अव्यय पढ़ा, ये चार प्रकार के अव्यय पढ़ा, इसके प्रकारों को हमने पढ़ लिया, मामला यहां तक सेटल हो जाता है ना। इसके प्रकार का प्रकार नहीं पढ़ते हैं सर, जबकि दोनों के चार चार भेद होते हैं। समानाधिकरण समुच्चयवाचक अव्यय के भी चार भेद हैं, व्यधिकरण के भी चार भेद हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय को उदाहरण सहित लिखिए, इसके प्रकारों के नाम लिखिए। ठीक है, व्यधिकरण समुच्चयवाचक अव्ययों को इसके प्रकारों सहित लिखिए। तो क्वेश्चन बन गया यहां से, तो मैं तो बोलूंगा कम से कम इसके नाम याद रख लिए रहना। ठीक है, नाम लिख के एक एक उदाहरण कम से कम याद रख लेना, जैसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण वो लिख लो, प्रकार के नाम। ठीक है, अब एकदम एक्सट्रीम कंडीशन है जहां तक वो जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों के भेद, चार भेद हैं। पहला संयोजक, संयोजक क्या प्रयोग होगा इसमें, और, एवं, तथा, है नहीं। हाँ, दूसरा विभाजक,
दूसरा होता है विभाजक। क्या आएगा विभाजक में? अथवा, या, नहीं तो, ये होता है विभाजक। तीसरा होता है विरोधवाचक। विरोधवाचक, विरोधवाचक में कैसे होगा? वह पढ़ता है किंतु पास नहीं होता, किंतु समानाधिकरण है, ठीक है, लेकिन यह विरोधवाचक है। अगला है परिमाणवाचक, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये परिमाणवाचक है ना, वो परिणामवाचक था। इसके पहले पढ़े थे ना क्रिया विशेषण का भेद, वो परिणाम है, वो परिमाण है, ये ये परिमाण है, ठीक है। हाँ, परिमाण कैसे दिखाते हैं? परिमाण यानी क्वांटिटी, परिमाण यानी क्वांटिटी होता है ना। हाँ, परिमाण यानी क्वांटिटी, कैसे दिखाते हैं? हाँ, इकाई के रूप में, यूनिट के रूप में, ठीक है। हाँ, अब परिणाम कैसे दिखाते हैं? अतः, अतः, इसीलिए, शब्द प्रयोग होता है ना। हाँ, ये प्रयोग होता है सर इसमें, ठीक है। हाँ, तो अतः हो गया, इसीलिए हो गया, ये शब्द आते हैं किसमें? इसमें क्या बोलते हैं, परिमाण बोधक, परिणाम बोधक, ठीक है, इसमें आएगा ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। और इसको विनय कुमार पाठक में सुधारना है अपने को, उसमें परिमाण बोधक लिखा है, ठीक है, इसको सुधारना। वो परिणाम बोधक है, परिमाण बोधक नहीं है, ठीक है। उसने सब जगह परिमाण परिमाण करके यहां भी परिमाण चेप दिया है, परिमाण नहीं है, परिणाम है, ठीक है। अतः, इसीलिए, इसका प्रयोग होगा। अगला, व्यधिकरण के चार भेद लिख लो। पहला, कारणवाचक, 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 क्योंकि, इसका प्रयोग होगा, कारण बताते हो ना, वह गया क्योंकि उसे जाना था, क्योंकि। दूसरा, उद्देश्यवाचक, उद्देश्यवाचक, जो कि, ऐसा, ताकि, उद्देश्यवाचक, ताकि। तीसरा, संकेतवाचक, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जो, तो, ये क्या है? ये संकेतवाचक है। अगला, स्वरूपवाचक, स्वरूप या स्वरूपवाचक, इसके अंतर्गत आता है अर्थात, माने कि, ठीक है, यानी, इस शब्द का प्रयोग होगा। हो गया, ठीक है। अगला है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, घृणा आदि तीव्र भाव व्यंजित होते हैं उनको कहा जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, घृणा आदि तीव्र भाव व्यंजित हो, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। इसके 7 भेद हैं, इसके 7 भेद हैं। पहला होता है हर्ष बोधक, देखो भावनाओं को प्रकट किया जाएगा, बस खुशी प्रकट करना है तो हर्ष बोधक, ठीक है। दूसरा है शोक बोधक, शोक को प्रकट किया जाएगा। तीसरा आश्चर्य बोधक, आश्चर्य को प्रकट किया जाएगा, ठीक है। गिनते जाओ, लिखते जाओ इसको, हर्ष, इस इतना इतना बस लिखोगे ना तो याद आ जाएगा एग्जाम में। हर्ष, शोक, आश्चर्य, अनुमोदन बोधक, अनुमोदन,
अनुमोदन। अगला तिरस्कार बोधक, तिरस्कार करते हो, छी हट, है नी, हाँ तिरस्कार बोधक। अगला है स्वीकार बोधक, स्वीकार करते हो, हाँ जी, जी हाँ, है नी, 6 हो गए क्या। और अगला है संबोधन बोधक, ठीक है, संबोधन बोधक। संबोधन बोधक में ऐसा नहीं कि किसी का नाम लिख दोगे, नहीं, अरे संबोधन है, हे संबोधन है, ठीक है। हाँ, ये 7 भेद होते हैं। तो यहां से अब देखो फ्लो चार्ट का आकार जो है ना वो अच्छा खासा बड़ा है। अब यहां से क्या तैयार करना है समझना। सबसे पहले हम तैयार करेंगे किसको, अव्यय, इसके प्रकारों को, ठीक है। कितने भेद होते हैं, 4 भेद। एक आपने कहा सबसे पहले क्रिया विशेषण, कहा हमने क्रिया विशेषण, ठीक। क्रिया विशेषण क्या है, उदाहरण सहित लिखिए, ठीक। क्रिया विशेषण क्या है, इसके प्रकारों के नाम लिखिए। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला कहलाया रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कहलाएगा, दूसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। यहां से क्या तैयार करना है, परिभाषा उदाहरण, ठीक है। अब जाना है इसके प्रकार में। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के 5 भेद, 5 भेद हैं, अधिकता, न्यूनता, पर्याप्ति, तुलना, श्रेणी, ठीक है। इसमें क्या तैयार करना है, उदाहरण, केवल उदाहरण, उसमें परिभाषा में नहीं जाना है, इसमें जाना है अपने को किसमें, केवल उदाहरण में, ठीक। कालवाचक क्रिया विशेषण 3 भेद, काल बिंदु, काल बिंदु, बारंबारता और अवधि, ठीक है। तो अपने को परिभाषा किसकी तैयार करनी है, कालवाचक की। इनके क्या करना है सर, केवल उदाहरण, ठीक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कितने भेद, 2 भेद। एक को बोला गया स्थिति, दूसरे को बोला जाएगा दिशावाचक, ठीक है। परिभाषा, इनके उदाहरण, क्लियर। इनके उदाहरण को मान लो अगर छोटा क्वेश्चन आ गया, 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो इसके उदाहरण में इसको चिपका सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। स्थितिवाचक अल्टीमेटली है तो स्थानवाचक ही, ठीक है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसके प्रकार हो गए। बड़ा क्वेश्चन बनेगा, बड़ा क्वेश्चन अव्यय से पूछेगा, अगर बड़ा क्वेश्चन हुआ, बड़ा क्वेश्चन इसके उदाहरण के साथ पूछेगा, बड़ा क्वेश्चन इसके साथ उदाहरण से पूछेगा, बड़ा क्वेश्चन इसके उदाहरण से पूछेगा। यहां से तो बहुत बड़ा बनेगा भी नहीं, ठीक है। साइज देख के ही समझ आ रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा तो बनेगा नहीं। दूसरा, दूसरा होता है संबंधवाचक। क्या तैयार करना है, परिभाषा प्लस उदाहरण, और कुछ नहीं है इसमें। अगला समुच्चयवाचक। तो समुच्चयवाचक में भेद कितने, 2, एक समानाधिकरण, दूसरा व्यधिकरण, ठीक है। अगर अपने को ये पूछा समुच्चयवाचक अव्यय क्या है, इसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए, मतलब इसकी परिभाषा, इनके उदाहरण, इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण, ठीक। मान लो क्वेश्चन आया, बड़ा क्वेश्चन दे दिया, 4 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, 8 लाइन दे दिया आपको लिखने के लिए, परिभाषा उदाहरण, परिभाषा उदाहरण, परिभाषा उदाहरण, समझ आई बात, लिखने का फॉर्मेट समझ आया। अगर बड़ा क्वेश्चन आया 4 नंबर का, परिभाषा उदाहरण, परिभाषा उदाहरण, इसकी भी परिभाषा उदाहरण, तीनों को लिखना है। समानाधिकरण अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन आएगा समानाधिकरण अव्यय क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, परिभाषा, इनके प्रकारों के उदाहरण, संयोजक के एक उदाहरण, विभाजक का एक उदाहरण, समझ आ रही बात। व्यधिकरण
समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, उदाहरण सहित समझाइए या प्रकारों सहित समझाइए। 4 प्रकार के होते हैं, परिभाषा, इनके एक एक उदाहरण लिखने हैं। ठीक है, हाँ। इसके बाद अगला है विस्मयादि बोधक अव्यय क्या है, प्रकारों को बताइए। तो विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा कि जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, घृणा आदि तीव्र भाव व्यंजित होते हों विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। एक लाइन इसमें एडिशनल और जोड़ सकते हो कि इनका मूल वाक्य से कोई संबंध नहीं होता, ये मूल वाक्य से पृथक होते हैं, लिख सकते हो। विस्मयादि बोधक अव्यय के कितने भेद, 7 भेद। इन 7 भेदों को अपने को लिखना रहेगा। नाम, हर्ष है, शोक है, आश्चर्य है, अनुमोदन है, स्वीकृति है, तिरस्कार है और संबोधन है। ठीक है, बोधक बोधक लगा के याद करोगे ना तो कठिन होता है याद करना, सीधा हर्ष शोक ऐसे करके याद करोगे, वो एग्जाम में चिपका देना उसको। समझ आ रही बात? ठीक है, तो ये इनके क्वेश्चन बनेंगे अव्ययों से, इतने सारे क्वेश्चन। तो आज आप लोग कितने, लगभग 11-12 क्वेश्चन कर लिए हो, ज्यादा ही क्वेश्चन हो गए। ठीक है, सारे क्वेश्चन कल कॉपी में चाहिए। ठीक है, 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा 2 स्कोर करके देने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, स्कोर करेगा ये, वो दे बैठे हैं महिला बाल विकास अधिकारी, पूछ लेंगे। ठीक है, हाँ, ये स्कोर करके देने वाला सब्जेक्ट है। और इसमें एकदम छोटा छोटा मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां तक पढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आता है तो फिर हड़बड़ा जाते हैं, जबकि वो शुद्ध का 2 नंबर है, शुद्ध का 2 नंबर है। और हिंदी ऐसा विषय है ना जिसमें लिखोगे तो 1.5 नंबर तो कहीं नहीं गया आपका, 2 में 1.5 नंबर मिलता है, कई बार 2 में 2 मिलता है। जब तक आप गलत नहीं लिखोगे तब तक नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो सही लिखना है तो उसके लिए आपको इन सब का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। और ऐसा तो है नहीं यार कि पूरा एकदम रट, वो पूरा आपको व्याकरण की किताब को रटने के लिए बोल रहा हूं, नहीं। चुनिंदा चीजें हैं जहां से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और मैं तो ये बोलूंगा, हाँ, विनय कुमार पाठक से परिभाषाओं को उठा सकते हो, बिल्कुल अच्छी परिभाषा है। ठीक है, चलो कर लेंगे इसको तैयार। चलो, तो ये तो हो गए आपका अव्यय वाला हिस्सा। ठीक, तो इतने सारे क्वेश्चन अपने को तैयार करना है। अब अगली क्लास में हम लोग चालू करेंगे शब्द रचना। शब्द रचना, ठीक है, लेकिन शब्द रचना पढ़ने के पहले ना इसके अप्रोच को समझना जरूरी है। ठीक है, शब्द रचना में बेसिकली हम लोग 4 टॉपिक पढ़ते हैं, कम से कम बता रहा हूं, यहां से 16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं शब्द रचना से। क्या क्या टॉपिक है इसमें, इसमें टॉपिक है आपका संधि, एक टॉपिक है इसमें उपसर्ग, एक टॉपिक है आपका प्रत्यय, और एक टॉपिक है आपका इसमें समास। ठीक है, ये 4 टॉपिक आते हैं शब्द रचना के अंतर्गत। शब्द रचना में 4 टॉपिक आते हैं। ठीक, संधि से क्वेश्चन कैसे आता है, परिभाषाओं को छोड़ दो, अब परिभाषाओं में अब जाना ही नहीं है, संधि में। ठीक, वो नहीं पढ़ना है कि सर ये इतने भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि तो गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, ये संधि वो संधि, छोड़ो उसको। संधि से सीधा सीधा 2 टाइप का क्वेश्चन है। पहली चीज, संधि करने आना चाहिए, दूसरा संधि तोड़ने आना चाहिए, संधि विच्छेद और संधि का नाम। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन यहीं से है, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आना है। आपको संधि करने के लिए बोलेगा, संधि विच्छेद करके नाम लिखने के लिए बोलेगा। अप्रोच को समझना क्वेश्चन का। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब एकदम से रटते बैठे रहना है नियमों को, नहीं, अपने को जोड़ने आना चाहिए, तोड़ने आना चाहिए, शब्दों को देख करके पहचान करने आना चाहिए कि फलाना शब्द में ये संधि है और इसका विच्छेद ये होगा। ठीक, और एक मजेदार बात, नाम जब आप देने के लिए जाते हो, संधि को जब नाम देने के लिए जाते हो तो हम लोग क्या करते हैं,
प्रीलिम्स में अप्रोच ये रहता है हम लोग का कि हम लोग स्वर संधि के अंतर्गत पांचों में से शब्दों को पहचानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये दीर्घ स्वर संधि है, ये गुण स्वर संधि है, वृद्धि है, आयादी है, यण है। अगर मेंस में आपको दिख गया क्वेश्चन कि भाई लिखा हुआ है अत्यैश्वर्य, ठीक है, आपको पता है कि इसका संधि विच्छेद होगा अति धन ऐश्वर्य, आपने तोड़ लिया, ठीक है, लिख लिया ये, लेकिन ये याद नहीं आ रहा है कि यहां पर कौन सी संधि है, कि गुण है कि यण है कि वृद्धि है कि क्या है। चुपचाप स्वर संधि लिख दोगे तो भी पूरा नंबर मिलेगा। समझ आ रही बात? केवल स्वर संधि लिख दोगे तो पूरा नंबर मिल जाता है। तो अपने को तीन तूफान में पढ़ना ही नहीं रहता यहाँ कि भाई ये दीर्घ संधि है कि गुण है कि वृद्धि, उसके पीछे मत भागो, ठीक है। टाइम बचाने के लिए बोल रहा हूं आपके, नहीं तो फिर होता यह है कि हम एक एक संधि को पकड़ के एक एक घंटे बैठे रहते हैं, आउटकम वही है। तो उस टाइम को यूटिलाइज करो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, अगर आप यहां पर पांचों में से कोई भी प्रकार की संधि आ जाए, अगर आप केवल स्वर संधि लिख देते हो तो भी आपको उतना ही नंबर मिलने वाला है, ठीक। सेम वही चीज मैं बोलूंगा समास में, सेम वही चीज मैं बोलूंगा समास में, क्योंकि समास के अंतर्गत दो ऐसे समास पढ़ते हो जिसमें टाइप्स हमको देखना होता है कि नहीं। एक तो आप देखते हो किसमें, द्वंद्व समास में, है नहीं। द्वंद्व समास में आप तीन भेद पढ़ते हो, इतरेतर पढ़ते हो, समाहार पढ़ते हो, वैकल्पिक पढ़ते हो, और दूसरा पढ़ते हो तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष में 6 भेद पढ़ते हो, है नहीं। कारक तत्पुरुष के जो 6 भेद हैं वही मूल विभाजन है तत्पुरुष का, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, है ना, संबंध और अधिकरण, ये 6 भेद। एग्जाम में अगर केवल तत्पुरुष लिख के आ जाओगे ना तो भी नंबर मिलेगा, वो नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। तो इस चीज से थोड़ा सा बचना, इस चीज से थोड़ा सा बचना। क्यों बचना? क्योंकि इसके पीछे माथा फोड़ते रहोगे तो सर बाकी के लिए टाइम कम हो जाएगा। आप जितने समय में केवल तत्पुरुष को पढ़ोगे ना, आप 6 को खत्म करके निकल जाओगे, ठीक है। सिलेबस कवर करना भी तो जरूरी है आपका। तो आपको यहां से अंक मिलेंगे, समान अंक मिलेंगे। अगर कोई लिखा हुआ है, यज्ञशाला लिखा है, आप लिख करके आए हो केवल तत्पुरुष समास, आप केवल तत्पुरुष लिख करके आए हो, और सामने वाला जो है वो लिख करके आया है इसको संप्रदान तत्पुरुष, यकीन मानो दोनों को एक ही नंबर मिलेगा, समान नंबर मिलेगा। एक नंबर इसको तो एक नंबर इसको, आधा नंबर उसको तो आधा नंबर इसको, नंबर नहीं कटता यहां से, ठीक है। तो क्वेश्चन को डील करने के लिए ना यहां से अप्रोच को पकड़ना जरूरी है, ठीक। समझ आ गया दीपेश? हाँ। उपसर्ग से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो उपसर्ग में आप जब पढ़ते हो तो उपसर्ग में आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा। आप अभी तक ये पढ़ रहे थे कि भाई फलाना शब्द में कौन सा उपसर्ग है पहचानो, है ना। अब इसको अपने को थोड़ा सा दायरा बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? दो टाइप का क्वेश्चन आता है। एक, आपको शब्द देगा और पूछेगा इस शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग को पृथक करो, ठीक है। ये क्वेश्चन का पैटर्न बनता है। मूल शब्द को उपसर्ग, मूल शब्द और उपसर्ग को पृथक करो, मतलब ये जो शब्द दिया रहेगा इसमें उपसर्ग भी रहेगा और मूल शब्द भी रहेगा। जैसे शब्द दे दिया आपको अत्युत्तम, और बोल देगा कि इसमें मूल शब्द और उपसर्ग को पृथक करना है ना। तो आप ऐसा ऐसा नहीं लिख सकते ना, केवल ध्यान रखना इसको केवल अति धन उपसर्ग करके मत लिख के आ जाना, ठीक है। क्वेश्चन के सीक्वेंस को देखो, मूल शब्द पहले बोला है फिर उपसर्ग बोला है ना। तो आप अति धन उपसर्ग लिखोगे तो अति के बाजू में लिखना उपसर्ग, और जो उत्तम लिखा है उसके बाजू में लिखना मूल शब्द, ऐसा लिख करके आना, ठीक है, ठीक है, ऐसे लिखना। क्योंकि मैंने इसमें भी नंबर कटते हुए देखा है, ठीक है, इसमें नंबर कटते हुए देखा है मैंने, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। ये एक पैटर्न हो गया। दूसरा पैटर्न यहां से क्या पूछेगा, फलाना उपसर्ग से दो शब्द बनाइए।
यहां से स्कोर करना, ये मैं बोल रहा हूं फ्री फंड का नंबर होता है, ये फ्री फंड का नंबर है, 2 शब्द लिखना है, नंबर अपना, ठीक है, नंबर नहीं कटते यहां से। और एकदम एकदम अति विशिष्ट शब्द बनाने से बचना, ठीक है, अति विशिष्ट शब्द बनाने से बचना। जैसे मान लो मेरे पास उपसर्ग दिया है अप, अब यहां से बनाने के लिए दिया ना, तो मैं एकदम एकदम विशिष्ट शब्द बनाने के लिए नहीं जाऊंगा। जैसे मुझे पता है कि अंतिम वर्ण आ है, तो सर गुण स्वर संधि लगेगी, अपेक्षा बना देता हूं, अपैक्य बना देता हूं। अरे भाई अपवाद लिखो ना, समझ आ रही बात, अपसार लिखो ना, सीधे सीधे शब्द लिखो। बहुत ज्यादा कठिन शब्दों के पीछे मत भागना कि मुझे एकदम विशिष्ट बनना है, नहीं, सरल शब्द लिखो, नंबर मिलेंगे, उतना ही नंबर मिलना है, तो मैं क्यों करूं तीन तमाशा, ठीक है। हाँ, सेम वही चीज प्रत्ययों के साथ है, इसी दोनों पैटर्न में प्रत्यय से क्वेश्चन आएगा। प्रत्यय से कभी कभी परिभाषा उदाहरण वाले क्वेश्चन में भी गया है, उपसर्ग से परिभाषा उदाहरण को भी अपने को तैयार करना है, ठीक है। हाँ, प्रकार को भी तैयार करना है, उपसर्गों के प्रकार और प्रत्ययों के प्रकार, इसको भी अपने को तैयार करना है, तो दोनों को डिटेल में जाना पड़ेगा अपने को। और यहां से अगर परिभाषा वाले क्वेश्चन में गया तो मान के चलो उपसर्ग से फिर उस साल 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, प्रत्यय से फिर 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जबकि जनरली आता 4 नंबर का है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन दिया कि फलाना की परिभाषा, प्रत्यय की परिभाषा बताते हुए इसके प्रकारों को लिखिए, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर वो आपको कृत प्रत्यय को भी समझाना पड़ेगा, तद्धित प्रत्यय को भी समझाना पड़ेगा, प्रत्यय को भी उदाहरण देके समझाना पड़ेगा। तो 4 नंबर का वो क्वेश्चन हुआ, प्लस इस पैटर्न में तो क्वेश्चन आना ही आना है, शब्द देगा, मूल शब्द प्लस उपसर्ग, फलाना उपसर्ग से 2 शब्द या फलाना प्रत्यय से 2 शब्द, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए ना, तो 16 नंबर के क्वेश्चन हर बार शब्द रचना से आते हैं, और 16 नंबर बहुत बड़ा वेटेज है, ठीक है, केवल यही 4 टॉपिक से 16 नंबर के क्वेश्चन आने, ठीक। तो अपने को अप्रोच को समझना है कि भाई मेंस में पढ़ने का अप्रोच क्या होता है, क्योंकि प्रीलिम्स का अप्रोच थोड़ा सा अलग है, ठीक है। चल, तो मिलते हैं कल, फिर कल इसको कंटिन्यू करेंगे, शब्द रचना संधि वाले टॉपिक से शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन लिख लिए है ना सभी, समझ गया ना कौन कौन सा क्वेश्चन लिखना है।